हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु हब पर। मैं गौरव कर एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय न्यायपालिका से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन जुडिशरी को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। यहाँ पे एक है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरी तरफ है उच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। तो ये एक ही होता है और ये हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि बताऊं मैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का रक्षक भी है, मतलब उसको संविधान का रक्षक भी कहते हैं, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों, ये एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एपेक्स कोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा कोर्ट है और इसके बाद कहीं भी कोई व्यक्ति अपील करने नहीं जा सकता। तो ये एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी है। अब मैं बताऊं आपको कि संविधान में इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो मैं बताऊँ संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं संविधान में वो 124 से लेके 147 तक है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताऊं कि 124 में अगर आप 23 जोड़ते हो तो 147 होता है। मैंने यहाँ पे 23 क्यों जोड़ा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा जब मैं आपको उच्च न्यायालय के बारे में बताऊंगा। तो देखो, उच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 में है। तो 5 में है सर्वोच्च न्यायालय का और 6 में है किसका? हाई कोर्ट का। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने 124 लिखा था अनुच्छेद। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक को पीछे कर दिया और दो को आगे कर दिया, तो 214 आपको याद रखना है। और 23 मैंने यहाँ पे जोड़ा था, तो 23 आपको यहाँ पे भी जैसे ऐड करोगे तो 237 होगा। ठीक है। तो 237, तो 214 से 237 आप याद रखोगे तो आपको उच्च न्यायालय की अनुच्छेद भी याद रहेंगे। और अगर 124 से 147 याद रखना है तो 124 याद रखोगे। तो मतलब अगर 124 याद रखोगे तो आप इसका भी बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो। तो अनुच्छेद याद रखने के लिए आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको 23 यहाँ पे जोड़ा है मैंने कि 23 यहाँ पे भी जोड़ना है, 23 यहाँ पे भी जोड़ना है। दूसरी चीज़ बात करता हूँ मैं, सर्वोच्च न्यायालय में आप देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। इसके फैसले को आप किसी भी अन्य कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें हम उच्च न्यायालय की, तो इसके जो भी फैसले होते हैं उनको चुनौती आप दे सकते हो, लेकिन कहाँ दे सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। तो ये है कि आपके पास उच्च न्यायालय से एक और ऑप्शन खुला रहता है सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब एक और चीज़ है कि इसकी जो अवमानना है, अगर इसके निर्णय जो होगा या कोई भी सर्वोच्च न्यायालय आपको अगर नोटिस भेजता है और अगर उसकी कोई व्यक्ति अवमानना करता है, मतलब उसको नहीं मानता है, तो उसको 6 माह का कारावास या फिर 2000 रुपये जुर्माना भी उसको लग सकता है। तो ये भी है कि अवमानना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। अगर हम दूसरी तरफ इसकी बात करें तो ये जो है आपको पता है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय की मैंने बात करी कि वो केवल एक ही होता है, एक देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है जो कि हमारे देश का है, वो कहाँ है? नई दिल्ली में। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 3 लिखा है मैंने, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हो सकता है। तो आप इसको याद रखो कि अनुच्छेद 231 में ये दिया हुआ है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो हाई कोर्ट है वो एक हो सकता है। ठीक है। तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने राज्यों में हाई कोर्ट है? तो 24 राज्यों में हाई कोर्ट है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा और आगे बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं अपन स्थापना की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है, इसके पहले जो मैं बताऊं कि फेडरल कोड हुआ करता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था, जो अंग्रेजों के टाइम था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत ने अपना खुद का सर्वोच्च न्यायालय गठित करा और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना जरूरी है इसके लिए। अब मैं बात करता हूँ न्यायाधीशों की, तो मैं बताऊँ कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वहाँ पे केवल एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब इन अन्य न्यायाधीशों की या जो संख्या है इसको आप जो है वो संसद के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है, पार्लियामेंट इसको बढ़ा सकती है। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने जज हो गए? तो 30 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। तो टोटल जो है वो 31 जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में। अब बात करता हूँ कि उच्च न्यायालय में कितने जज होते हैं। तो उच्च न्यायालय में जो है वो एक तो होगा आपका मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य होते हैं। तो अन्य की कोई जो संख्या है वो लिमिटेड नहीं है, मतलब इसका ना तो न्यूनतम है ना अधिकतम है।
क्योंकि ये राज्यों के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना बड़ा राज्य होगा, हो सकता है उतने ज़्यादा केसेस आते हो वहाँ पे। तो इसलिए क्या होता है कि राज्य जो जितना बड़ा राज्य होगा वहाँ पे जजों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, या छोटे राज्यों में अगर वहाँ का हाई कोर्ट है तो वहाँ की जजों की संख्या कम हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आज के भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं जगदीश सिंह खेर, ठीक है। तो दोस्तों, संसद के दौरान न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पार्लियामेंट में डिसाइड करके उसको बढ़ाया जा सकता है। वही हम बात करते हैं अगर के योग्यता की। तो अब देखो योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो सबसे मस्ट क्या होना है कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो वहाँ भी यही कंडीशन लागू होती है कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखें कि 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या तो ठीक है। अगर कोई जज है वो सुप्रीम कोर्ट में जज तभी बन सकता है या तो उसने 5 साल न्यायाधीश का काम किया हो, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, ठीक है। या फिर उसने किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष एडवोकेट के तौर पे काम किया हो, मतलब वहाँ पे वकील रहते हुए काम किया हो। तो ये 2 कंडीशन ज़रूरी हैं, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। दूसरी चीज़ है कि न्यूनतम आयु की तो कोई है नहीं, क्योंकि 10 साल आप यहाँ काम कर चुके हो, फिर 5 साल, तो न्यूनतम आयु तो ऑलरेडी आपकी पूरी हो जाती है। तो इसलिए न्यूनतम कोई आयु नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु यहाँ पे 65 वर्ष है। 65 वर्ष के बाद उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो 65 वर्ष है। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे योग्यता के बारे में बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि 10 वर्ष भारत के किसी राज्य में किसी सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में या तो वो न्यायाधीश रहा हो तो वो यहाँ पे उच्च न्यायालय में जज बन सकता है, या फिर 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में उसने एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग्यता भी। तो ये अब यहाँ पे बात करते हैं कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूनतम तो कोई आयु होगी नहीं, क्योंकि 10 साल वो ऑलरेडी काम कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम जो आयु है वो 62 वर्ष है, लेकिन इसको भी 65 वर्ष करने की मांग चल रही है कि जिससे जो जितना अनुभवी होगा उतनी अच्छे से वो कानूनी जानकारी रखेगा, इसलिए उसको उच्च न्यायालय में बैठने के लिए 62 से 65 साल की बात की जा रही। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे नियुक्तियों की, अपॉइंटमेंट की। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति, जैसा कि आपको पता है कि सबसे बड़ा जो पद है वो कौन सा होता है, राष्ट्रपति का, ठीक है। तो आपको पता है बड़े पद वाला ही किसी अपने नीचे वाले पद के व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और बाकी अन्य जजों को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी सहायता से, मुख्य न्यायाधीश की सहायता। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उससे वो सलाह करेगा कि आपको बाकी अन्य जज कौन होने चाहिए, तो वो फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य जजों की नियुक्तियां करता है। उसी प्रकार से अगर नियुक्तियों की बात करें हाई कोर्ट में, तो आप देखोगे कि इनका जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन अन्य जो जज होंगे उनकी भी क्या होगा कि उनकी नियुक्तियों के लिए मुख्य न्यायाधीश जो होगा उसकी मदद भी लेगा, और साथ में जो राज्यपाल होगा उसकी, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसकी मदद भी लेगा, ठीक है। तो इनके साथ जो अन्य जज होंगे इनके राष्ट्रपति इनकी भी नियुक्तियां करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शपथ की। तो शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन अन्य जजों की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि राष्ट्रपति बोलता है कि यार देखो मैंने तो तुम्हें अपॉइंट कर दिया, मेरा काम था कि बड़े पद पे जो व्यक्ति होगा उसको अपॉइंट करना, लेकिन अब उसके नीचे जितने लोग हैं, अब 30 लोग हैं उनके नीचे, तो 30 को शपथ थोड़ी दिलाएगा, ठीक है। तो वो फिर इस पे सौंप देता है कि भैया अब ये तुम्हारा काम है, मैंने तुम्हें अपॉइंट कर दिया, बाकी तुम्हारा काम है कि तुम अपनी टीम तैयार कर लो। तो बाकी लोगों को शपथ दिलाने का काम किसका है, मुख्य न्यायाधीश का। उसी प्रकार से राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है वो होता है राज्यपाल राज्यों में। तो राज्यपाल क्या करता है, बाकी अन्य हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेतन की। तो वेतन मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के,
उनकी जो वेतन है, आपको पता है कि एक पद होता है तो 1 लाख याद रखनी है, ठीक है। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको इससे 10,000 कम मिलता है, मतलब 90,000 मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम हाई कोर्ट के जज की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी जो वेतन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 90,000 मिलते हैं तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होगा उसको 90,000 रहेगा, ठीक है। और फिर अन्य न्यायाधीशों के लिए 80,000, ठीक। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन की, त्याग पत्र की। तो त्याग पत्र आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति को ही सौंपोगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और अन्य जो जज हैं वो किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि वेतन की, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेतन जो है इनका सुप्रीम कोर्ट के जजों का वो संसद निर्धारित करता है। मतलब जो भी अलाउंस होंगे वो संसद निर्धारित करेगा, जो भी भत्ते होंगे, और जो भी इनकी जो वेतनमान होती है वो भारत सरकार की संचित निधि से प्रदान की जाती है। मतलब भारत सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा उससे इनको वो सैलरी दी जाती है। उसी प्रकार से अगर हम इनकी बात करें तो सर्वोच्च हाई कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट की जो वेतन है वो राज्य सरकार के संचित निधि से दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि राज्य सरकार के संचित निधि से और यहाँ पे केंद्र सरकार के संचित निधि से दी जाती थी। तो राज्य सरकार के संचित निधि से वेतन दी जाती है, लेकिन जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो पेंशन जो है वो फिर पेंशन राज्य सरकार के संचित निधि से नहीं दी जाती, वो फिर केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। और यहाँ की भी वेतन जो है वो कौन निर्धारित करता है? भारत की संसद निर्धारित करती है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कार्य की, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्य करता है और हाई कोर्ट क्या कार्य करता है। तो पहली चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जितने भी विवाद होंगे उनको सुलझाने का काम करता है और उनके इससे रिलेटेड फैसले देने का काम करता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब जो भी केसेस होंगे वो किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। फिर होता है मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उससे रिलेटेड जो भी विवाद होगा उसको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम है सुप्रीम कोर्ट का कि यदि भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक या कानूनी मामलों में अगर कोई जानकारी चाहिए हो या कोई परामर्श चाहिए हो तो वो अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट से सहायता मांग सकता है या सुझाव मांग सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि न्यायिक पुनर्अवलोकन करना, इसका अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। कहने का मतलब ये कि यदि कोई निर्णय गलत हो गया हो या मान के चलो किसी की सज़ा ज़्यादा हो गई हो उसको कम करने का अधिकार, तो वो एक मतलब पुनर्अवलोकन मतलब पुनः उसको रिव्यू कर सकता है। वो देख सकता है कि यार ये हो सकता है कि कुछ ज़्यादा सज़ा तो नहीं हो गई, हो सकता है कि उसका क्राइम कम हो लेकिन सज़ा उसको ज़्यादा हो गई हो, तो वो कम करना मतलब एक जो भी निर्णय उसने दिया है उसको क्या कर सकता है? पुनर्अवलोकन कर सकता है उसका। तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरी चीज़ है अभिलेख न्यायालय भी इसको बोलते हैं। अभिलेख न्यायालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय होते हैं उनको लिखित रूप में वो अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखता है और साथ में ज़रूरत पड़ने पर उसको प्रकाशित भी करता है, जिससे कि जो भी हाई कोर्ट है या उसके अधीनस्थ जो भी न्यायालय हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर अपना निर्णय दे सकते हैं, ठीक है। तो एक ये सुप्रीम कोर्ट के मेन काम है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट में देखोगे आपके पहला जो इनका काम है वो संवैधानिक जो विवाद होते हैं, संविधान से संबंधित जो विवाद हैं उनको सॉल्व करना। सर्वोच्च न्यायालय में अपने किसी फैसले के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाई कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी तभी आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। फिर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार, ठीक है। तो मतलब हाई कोर्ट के नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट है वहाँ पे भी जो भी निर्णय होता है उनके खिलाफ अपील सुनने का अधिकार भी किसको है? हाई कोर्ट को है, ठीक है। फिर अपन बात करें कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का काम भी हाई कोर्ट करता है। अधीनस्थ न्यायालयों को निरीक्षण करने का काम भी कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट को निरीक्षण और नियंत्रण रखने का काम भी हाई कोर्ट का रहता है। अब बात करते हैं यदि जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को 10 वर्ष या उससे अधिक या फिर मृत्युदंड दिया हो तो वह
सजा तभी क्रियान्वयन हो पाएगी जब उच्च न्यायालय उस सजा की पुष्टि कर दे। मतलब किसी को मृत्युदंड अगर सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर ऐसे कुछ देता है तो वो सज़ा तभी सज़ा मानी जाएगी जब उसकी पुष्टि कौन कर दे, उच्च न्यायालय कर दे। मतलब बिना हाई कोर्ट के वो सज़ा नहीं दे सकता, मतलब मृत्युदंड किसी को नहीं मिल सकता। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितनी मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा, और जितनी मैं कर सका हूँ आपको समझाने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।